Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing topic properties of transition elements. In my previous video, I have covered few properties of transition elements. Now the next property is this is magnetic character. अब यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई most of the transition metals and their ions are paramagnetic in nature. कि most of the transition metals हैं and their ions हैं, they are paramagnetic in nature. In my previous videos, we have studied that paramagnetic character is associated with the number of unpaired electrons. It is associated with the presence of unpaired electron. It means यदि unpaired electron present है, तो वो क्या होगा? Given substance या given compound, molecule या ion कैसा होगा? This is paramagnetic. And if all the electrons are paired, then this is dimagnetic. So it means this concept is related with the unpaired electron presence. So आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ, मान लो मैंने स्कैंडियम ले लिया, 21 है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होना क्या चाहिए? एनर्जी वाइज देखें तो 4s1 3d2 सॉरी 4s2 3d1, लेकिन शेल वाइज देखें तो पहले 3d1 देन 4s2। अब यदि हम यहाँ पे 3d सब शेल को शो करें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को, वी नो 3d सब शेल हैज 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी और अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि इसमें भरे, सो दिस इज 3d1। सो आप क्या देख रहे हैं? देयर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 3d एटॉमिक ऑर्बिटल, सो इट मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम एक आयन ले लेते हैं, सपोज कीजिए वी आर हैविंग Mn+2। अब Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मैग्नीज की? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, ये तो होती है Mn की। नाउ Mn+2 की बात है, +2 मींस इट हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, और आउटरमोस्ट शेल 4s है, तो 4s में से 2 चले जाएंगे, यानी कि 4s एम्प्टी। तो बस क्या जाएगा? Mn+2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब यदि हम यहाँ पर 3d सब शेल को शो करें, वन टू थ्री फोर फाइव, सो आप क्या देख रहे हैं? इन द 3d सब शेल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर आयंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई? तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ one or more unpaired electrons in transition metals and their ions, and this paramagnetic character
increases from scandium to manganese. शुरुआत में scandium से manganese का continuously increase करेगा, and after that it decreases due to pairing of electrons in d atomic orbitals of penultimate shell. पेनल्टीमेट शेल के डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाते हैं, इसी वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. अमंग द डाइवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस क्या होंगे? जिनका ऑक्सीडेशन रेट +2 है. इट मीन M+2 टाइप. तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें हम +2 वाले ले, जैसे स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2, क्रोमियम +2, इन सब में. Among the divalent cations, M+2 type, the Mn+2 has highest number of unpaired electrons. अभी मैंने आपको ऊपर Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन भी बताई है. इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? There are total 5 unpaired electrons. आप देख चुके हैं यहाँ Mn+2. 5 unpaired electrons are present in the 3d atomic orbitals. So Mn+2 has highest number of unpaired electrons. So that's why it is most paramagnetic. अब यहाँ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज why Cu+1 is diamagnetic while Cu+2 is paramagnetic. Paramagnetic means presence of unpaired electron. Diamagnetic means absence of unpaired electron. So first of all, we will write down the electron configuration of copper. We know copper is having exceptional electron configuration. आपने इसके बारे में +1 में पढ़ा भी है. क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. होना क्या चाहिए? 3d9 4s2. But in case of copper, 1 electron from 4s will jump into the 3d. So 3d10 4s1. इसमें outermost shell 4s है and penultimate shell में 3d थर्ड शेल इज द पेनल्टीमेट शेल. लेकिन हमें इसमें 3d में से इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आएगी. अब पहले हम बात करते हैं Cu+1. Cu+1 इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 4s से. अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसके Cu+1 की? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. अब बात करते हैं Cu+2 की. Cu+2 means we have to lose 2 electron from copper. So 1 electron 4s से जाएगा और 1 कहां से जाएगा? इस 3d से. So क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9. अब यदि हम यहाँ 3d को शो करें, 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड इन केस ऑफ Cu+2 3d9 है. यहां 3d को शो करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then you are observing that in case of Cu+1 all the electrons in 3d atomic orbitals are paired. It means there is no unpaired electron. That's why it is diamagnetic. And in case of Cu+2, 1 electron in 3d atomic orbital is unpaired. Last वाले में आप देख रहे हैं. That's why Cu+2 is paramagnetic.
So you will say that in case of Cu plus 1, no unpaired electrons are present. That's why it is diabenetic. And in case of Cu plus 2, one unpaired electron is present in 3D atomic orbital, and that's why it is paramagnetic. Next question. Our next question is, why Fe plus 3 is more paramagnetic than that of Fe plus 2? Fe plus 3 जो है Fe plus 2 से ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, ऐसा कैसे? सबसे पहले हम Fe की कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर इज 26, कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, fourth shell is outermost shell and third shell is penultimate shell. Now Fe plus 2, Fe plus 2 means we have to lose 2 electrons, and the 2 electrons are lost from the 4s. So configuration क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6. अब यदि हम 3d को शो करें यहाँ 3d sets 1 2 3 4 5 6. Now Fe plus 3. अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 4s से निकलेंगे और 1 3d से. सो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. अब 3d को यहां शो करें, 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स को 1 2 3 4 5. So you are observing that in case of Fe plus 2, 4 unpaired electrons are present, and in case of Fe plus 3, 5 unpaired electrons are present. And in both Fe plus 2 and Fe plus 3 ions are having unpaired electron, it means both are paramagnetic in nature. But Fe plus 3 has more number of unpaired electrons than that of Fe plus 2. That's why Fe plus 3 is more paramagnetic and Fe plus 2 is less paramagnetic. Now there is one more criteria which is used for comparison of paramagnetic reactor and diamagnetic reactor. And this criteria is magnetic moment. Magnetic moment is represented by nu, and the formula of finding magnetic moment of any compound molecular ion is nu equal to square root of n into n plus 2, and the unit is Bm. Bm is Bohr magneton. Here n is equal to number of unpaired electrons. अब न्यू से हम कैसे मेजर करेंगे यदि न्यू वैल्यू हमें अवेलेबल है? If nu is equal to 0 for any compound molecular ion, magnetic moment is 0, then given compound molecular ion is always diamagnetic. And if nu is greater than 0, then given compound molecular ion is always paramagnetic. And greater the value of nu, more will be the paramagnetic reactor. अब हम देखेंगे जो हमने एग्जाम्पल किया है. सबसे पहले स्कैंडियम. We are observing that in case of scandium, 1 unpaired electron is present. So n value क्या होगा? 1. n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. और न्यू क्या होगा? √1 into 1 plus 2. तो क्या होगा? √1 into 3. आंसर इज √3. और √3 की वैल्यू क्या आती है? 1.73 बोहर मैग्नेटॉन. इन केस ऑफ 5 plus 2, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. सो n हो गया 5. न्यू होगा √5 into 5 plus 2. सोल्व करेंगे, न्यू कितना आएगा? √35 यूनिट इज बोहर मैग्नेटॉन. So new value greater than 0, m plus 2 paramagnetic.
अब जैसे Cu+1 देखते हैं, इन केस ऑफ Cu+1 यू आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो एन वैल्यू क्या होगा 0, न्यू इक्वल टू 0 into 0+2, सो आंसर इज 0. सो न्यू वैल्यू किसकी है, Cu+1 के लिए कितनी है 0, एंड 0 मीन्स Cu+1 इज डायमैग्नेटिक. सो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल या आयन की, और हम बता सकते हैं whether it is paramagnetic or it is diamagnetic. Next property is enthalpy of atomization. Next property is enthalpy of atomization. So what is enthalpy of atomization? As the name indicates, atomization means atoms with तोड़ना. So क्या है enthalpy of atomization? It is the amount of energy required to break, to convert 1 mole of any crystal lattice into free atoms. So कोई भी एलिमेंट है उसकी क्रिस्टल लैटिस है 1 मोल अवेलेबल है और हमें उसको फ्री एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अब बात करते हैं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. सो आपने बच्चे पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, they have high density. क्यों था? It is due to the strength of bonding. So what is the reason behind the high enthalpy of atomization? It is due to following reasons. First is small atomic size. We know transition elements have small atomic size. Secondly, strong metallic bonding. Maximum elements are metals and they have metallic bond, and in the transition elements metallic bonding is present, and this metallic bond is strong due to small atomic size. And third is additional covalent bonding due to DD overlapping. ये सब आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा भी है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही सेम रीजन यहाँ पर है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. So, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में. क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स and their compounds are used as catalysts in the various chemical reactions. आप देखते हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड्स ही कैटालिस्ट के रूप में यूज हो रहे हैं. कैसे? जैसे हम बात करके चले, हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी, हाइड्रोजन जब +1 में, तो वहां आपने क्या देखा? निकल कैटालिस्ट के रूप में यूज हो रहा है. सेम वे से आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी, तो वहां पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी कि वेनेडियम का कंपाउंड यूज हो रहा है कैटालिस्ट के रूप में. सेम वे से आपने अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ी हेबर्स प्रोसेस से, वहां पर Fe कैटालिस्ट के रूप में यूज हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट. व्हाट इज द रीजन? आप देखिएगा इसका क्या रीजन है.
कि कैटलिस्ट के रूप में क्यों यूज हो रहे हैं? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर डी एटॉमिक ऑर्बिटल या तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है या बिल्कुल एम्प्टी पड़े हैं। बहुत ज्यादा एम्प्टी पड़े हैं। सेकेंडली, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जानते हैं कॉपर नेचर में Cu+1 Cu+2 दोनों के रूप में एग्जिस्ट करता है। सेम वैसे Fe जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। सो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कि जब रिएक्टेंट्स इनके ऊपर अटैच होंगे देन दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड दिस इज द रीजन ऑफ देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज alloy formation. We have studied about alloys. What are alloys? These are the homogeneous mixtures of two or more metals, and in some cases small amount of non-metals can also be present. So question is, why transition elements are used in the formation of alloys? alloys की formation में क्यों यूज करते हैं? They form alloys due to their similar ionate sizes. इनके ionate size क्या है? Almost similar है, so that metals can replace each other in their crystal lattice. For example, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ब्रास के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में। दीज आर अलॉयज। सो इनमें क्या यूज हो रहा है? कॉपर, जिंक, टिन, ये सभी ट्रांजिशन मेटल्स यूज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आपके पास प्लस टू में एक कंप्लीट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स का, CONH3 सेम वैसे K4FeCN6। सो क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन इज, व्हाई transition elements and their ions are used in formation of complexes. कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या उनके आयंस हैं, दे आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? रीजंस। फर्स्ट इज, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ vacant d atomic orbitals
ऑक्सीडेटिव एनर्जी। अब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या उनके आयंस हैं, दे आर हैविंग द वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और आप जैसे यहाँ पहला कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं CONS3 प्लस, इसमें NH3 मॉलिक्यूल जो हैं दे आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो CN है दे आर द CN एक्टिव आयंस। NH3 molecule neutral molecules, they are having lone pair of electrons, and CN active ion, these are the anions. They will attach with the central metal atom or ion by coordinate bond. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे किसमें? इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस, एंड दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। इनका स्पेशल नेम है लिगेंड्स। सो लिगेंड्स क्या हैं? दीज आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनायंस which are attached with the central metal atom or ion by coordinate bond. And coordinate bond की formation के टाइम पे the donation of electron is done by NH3 molecule and CN active ions. और उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? पहले वाले केस में कोबाल्ट आयन CO+3 आयन एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरे वाले केस में Fe+2 आयन एक्सेप्ट करेंगे। सो इन दोनों के पास ही क्या है? वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और सुटेबल एनर्जी, तभी वो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो लिगेंड्स दे रहे हैं। दैट्स व्हाई दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज स्मॉलर साइज। थर्ड रीजन इज हायर चार्ज ऑन देयर कैटायंस। इनके कैटायंस के ऊपर क्या है? चार्जेस जो हैं ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और आयंस को अपने साथ जुड़ने के लिए परमिट करते हैं। सो दैट्स व्हाई ड्यू टू दीज थ्री रीजंस दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next is interstitial compounds formation. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक स्पेशल फीचर है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। सो यहां एक क्वेश्चन भी आता है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स are used in the formation of interstitial compounds. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में क्यों यूज होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटरस्टिशियल वर्ड, इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होता है। हम जानते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स the particles are closely packed. In case of liquids, the particles are loose, and in case of gas, the particles are very loose. Suppose I am drawing the particles. अब यहां पर आप देख रहे हैं दिस सर्कल रिप्रेजेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स, और ये इनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये दिख रहा है, ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। These empty spaces are called interstitial sites. थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, these are called interstitial sites, or they are also called voids. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में क्या होगा? यहां पर देखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव voids or interstitial sites in which small atoms
like carbon, hydrogen, nitrogen, boron, etc. can fit small atoms जो हैं कार्बन के एटम हैं, हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के, बोरॉन के हैं, they can fit, resulting into the formation of interstitial compounds. So small atoms आएंगे और वो इनकी इंटी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इंटरस्टिशियल साइट्स है वहां को उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे और ऑक्यूपाई करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. अब इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कुछ फीचर्स हैं. These interstitial compounds are non-stoichiometric. Non-stoichiometric means composition is not fixed. Their composition is not fixed. एग्जाम्पल क्या है इनका? स्टील. सेकेंड फीचर क्या है हमारे पास? दे आर हार्डर, लेस मैलिएबल, मैलिएबिलिटी इनकी कम है, एंड लेस डक्टाइल. डक्टिलिटी पावर है वो भी इनकी कम है than that of parent metal. So this is about interstitial compound formation, and this is all about our today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.